नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर से। सीरम इंस्टीट्यूट में आज आग लगी। लगातार दमकल कोशिश कर रही है आग को बुझाने के लिए, लेकिन 5 लोगों की मौत की जानकारी मिल पा रही है। सीरम इंस्टीट्यूट में जिस तरह से आग जली हुई है, सेकेंड फ्लोर में यहाँ पर आग लगी। आग किन कारणों से लगी इससे लेकर जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन 5 लोगों की मौत इस हादसे में हुई है, इस आगजनी में हुई है। लगातार कोशिशें यहां पर जारी रही सीरम इंस्टीट्यूट में लगी आग में कि इसे पूरी तरह से काबू पा लिया जाए। एहतियात के तौर पर लोगों को बाहर निकालने की भी कोशिशें जारी थी, लेकिन इस हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है। बेहद अहम खबर, सीरम इंस्टीट्यूट में आग लगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं। देखते ही देखते आग ने किस तरह से विकराल रूप धारण किया। धुएं का गुबार पूरे आसमान में नजर आ रहा था। लगातार कोशिशें जारी थी। 14 दमकलें मौके पर मौजूद थी, जो लगातार कोशिशें कर रही है कि आग पर पूरी तरह से काबू पाया जा सके। लेकिन इस बीच जानकारी यह मिली कि 5 लोगों की मौत इस हादसे में हुई है। बड़ी और अहम खबर। हालांकि गनीमत रही कि कोवैक्सीन जिस इमारत में थी वहां पर यह आग नहीं पहुंची, वो एक अलग बिल्डिंग थी। लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट की ये बिल्डिंग, जहां पर बताया जा रहा है सेकंड फ्लोर में ये आग लगी, और ये देख सकते हैं आप कि किस तरह से धुएं का गुबार आसमान में छा गया। लगातार दमकलें कोशिश कर रही हैं इस आग पर पूरी तरह से काबू पाने को लेकर कि किसी तरह से इस आग को बुझा लिया जाए ताकि नुकसान को भी रोका जा सके। लेकिन 5 लोगों की मौत हुई है इस हादसे में। बेहद अहम खबर। हालांकि आग कैसे लगी इससे लेकर कोई जानकारी अब तक सामने नहीं आ पाई है कि आग लगने की वजह क्या थी। सीरम इंस्टीट्यूट में एक इमारत में आग लगी है। बताया जा रहा है ये सेकंड फ्लोर है जहां पर आग लगी, और देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण किया। लगातार ये आग बढ़ती गई। कोशिशें जारी थी, कोशिशें जारी रही कि आग पर पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सके, लेकिन 5 लोगों की मौत इस हादसे में हुई है। हालांकि महाराष्ट्र में सीएम ने कहा है कि आग के कारणों की जांच यहां पर होगी। आग पूरी तरह से बुझने के बाद ही जांच यहां पर हो सकेगी। पहली प्राथमिकता यह कि आग पर पूरी तरह से काबू पाया जा सके। लेकिन 5 लोगों की मौत की खबर है। भीषण आग सीरम इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग में लगी है। पुणे से ये तस्वीरें। जांच की बात यहां पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी कही है कि पहले आग पर नियंत्रण कर लिया जाए, पूरी तरह से काबू पा लिया जाए, और उसके बाद इस आग को लेकर जांच भी होगी कि आखिर ये आग लगी कैसे, कैसे इतना बड़ा हादसा हुआ। 5 लोगों की मौत की खबर है। 5 कर्मचारियों की मौत हुई है सीरम इंस्टीट्यूट के ही ये 5 कर्मचारी जो इस आग की जद में आए। हालांकि जांच का विषय कि आग लगी कैसे और आग पूरी तरह से बुझाने के बाद ही जांच होगी, ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का कहना है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट हादसे में 5 लोगों की जान गई है। सीरम इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग में ये भीषण आग लगी थी। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने भी इससे लेकर पुष्टि की है। 5 लोगों की मौत हुई है सीरम इंस्टीट्यूट में। आग से 5 लोगों की जान गई, पुष्टि हो चुकी है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में ये आग लगी थी। लगातार कोशिशें जारी थी इस आग पर काबू पाने को लेकर, लेकिन 5 लोग इसकी जद में आए हैं। 5 लोगों की मौत हुई है इस आगजनी में। सीरम इंस्टीट्यूट की दूसरी मंजिल पर यह आग लगी थी, और देखते ही देखते इस आग ने बड़ा रूप ले लिया। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने भी इससे लेकर पुष्टि की है कि 5 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र के सीएम ने कहा है कि आग के कारणों की जांच की जाएगी। पहले आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया जाए और उसके बाद जांच जरूर होगी। 5 लोगों की जान इस हादसे में गई है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में आग लगी क्योंकि इतना बड़ा ये इंस्टीट्यूट है, और इसी से समझना होगा कि कोवैक्सीन भी सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में ही बनी थी। पीएम ने खुद यहां पर जाके जांचा था। गनीमत रही कि वो दूसरी बिल्डिंग है, दूसरी इमारत है जहां पर कोवैक्सीन थी, इसलिए उस बिल्डिंग तक आग नहीं पहुंची। लेकिन 5 कर्मचारियों की मौत जरूर हुई है। सीरम इंस्टीट्यूट की एक इमारत जहां सेकंड फ्लोर में आग लगी, 5 कर्मचारियों की मौत हुई है। हालांकि जांच की बात लगातार महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कही जा रही है। पुष्टि स्वास्थ्य मंत्री ने भी महाराष्ट्र की है कि 5 लोगों की मौत इस हादसे में हुई है। ये सभी वहां के कर्मचारी थे। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने इसे लेकर पुष्टि की है। 5 लोगों की मौत। हालांकि शुरुआती दौर में लगा कि किसी तरह से नियंत्रण पा लिया जाएगा पूरी तरह से इस आग पर। 14 दमकलें मौके पर मौजूद रही जो लगातार कोशिश कर रही इस आग पर काबू पाने को लेकर, लेकिन वक्त के साथ जानकारी मिली कि अब
5 लोगों की मौत हुई है इस हादसे में। 5 ये कर्मचारी थे जो कि सीरम इंस्टीट्यूट में ही काम करते थे, इस आग की जद में आए, क्योंकि जब आग लगी तब अफरा तफरी का माहौल यहां पर हो चुका था। दमकलों को बुलाया गया, 14 दमकलें यहां पर मौजूद रही जिन्होंने आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार की। वही आधार पूनावाला ने भी ट्वीट किया है, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। सीरम इंस्टीट्यूट में आग से 5 लोगों की जो मौत हुई है उसे लेकर संवेदना व्यक्त की है। सीईओ हैं सीरम इंस्टीट्यूट के आधार पूनावाला, जिन्होंने ट्वीट के जरिए संवेदना व्यक्त की। आग के कारणों की जांच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं। यहाँ पे शुरू में ऐसा लग रहा था कि अंदर शायद 4 लोग फंसे होने की आशंका थी। उनको हमारे टीम ने बाहर निकाला, वो अच्छी तरह से, उनकी तबीयत ठीक है, उनको कोई भी चोट नहीं पहुंची है। लेकिन जब ये पूरी फायर कंट्रोल में आई तो आखिर में ये पता चला लास्ट फ्लोर पे वो पूरा फ्लोर जो जलकर राख हुआ था, उसमें 5 बॉडी हमारे फायर ब्रिगेड के जवानों को यहाँ पे मिली और इसकी वजह से ये पूरी दुर्घटना में 5 लोगों की आज जाने गई है, ये सामने आया है। कितने लोग पहले फंसे थे, कितने लोगों को बाहर निकाला और ये जो 5 लोग हैं ये कौन है, तो कुछ पता चला क्या? शुरू में 4 लोग फंसने की आशंका थी, उनको निकाला गया। ये जो लोग आज जिनकी मृत्यु हो गई है वो शायद अभी जो अनुमान लगाया गया है उसके हिसाब से वहाँ पे ये बिल्डिंग जो थी वो अंडर कंस्ट्रक्शन थी, तो शायद वो उस बिल्डिंग में काम करने वाले शायद वर्कर से, ऐसा अनुमान अभी लगाया जा रहा है। कॉज ऑफ फायर किस वजह से आग लगी, ऐसा कुछ जानकारी मिला है? कॉज ऑफ फायर का तो अभी फाइनल हमारे सामने ये नहीं आया, लेकिन ऐसा उसमें भी लगाया जा रहा है अनुमान कि वहाँ पे जो बिल्डिंग का काम चल रहा था, वहाँ पे जो वेल्डिंग का काम चल रहा था, इलेक्ट्रिक का काम चल रहा था, शायद उसी वजह से वहाँ पे आग लगी है। थैंक यू। मेयर को आप सुन रहे थे जिन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया था और लगातार कोशिशें जारी थी कि आग पर काबू पा लिया जाए। जब आग पर पूरी तरह से काबू पाया गया और उसके बाद जब फायर ब्रिगेड के कर्मचारी अंदर जाकर उन्होंने देखा तो 5 उन्हें डेड बॉडी वहां पर मिली और ये सीरम इंस्टीट्यूट के ही कर्मचारी है, ऐसा उन्होंने कहा। हालांकि शक जरूर उन्होंने जताया जब ये सवाल पूछा गया कि आग के कारणों को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पाई। उन्होंने कहा कि क्योंकि इस बिल्डिंग में वेल्डिंग का काम यहाँ जारी था, इलेक्ट्रीशियन यहाँ पर काम कर रहा था, बहुत सारे काम यहाँ पर चल रहे थे और ऐसे में हो सकता है कि वेल्डिंग का काम जो जारी था उस वजह से चिंगारी से ही आग लगी हो, ये उन्होंने शक जताया है। इसे लेकर कोई पुष्टि नहीं हुई कि आग के कारण क्या है, आग लगने की वजह क्या है, लेकिन 5 लोगों की जान जरूर गई है इस हादसे में। जिस तरह से ये बड़ा हादसा हुआ, आगजनी का, आग लगी, देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। 5 लोगों की मौत इस हादसे में हुई है। हालांकि कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल भी लिया गया था वक्त रहते। लगातार 14 दमकलें लगी हुई थी इस आग पर काबू पाने को लेकर। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आधार पूनावाला ने भी बयान दिया है, उन्होंने ट्वीट भी किया है और कहना यह कि संवेदना व्यक्त करता हूं हादसे में मारे गए लोगों के प्रति कि उनकी जान गई है। लगातार कोशिशें यहाँ पर जारी रही आग पर काबू पाने को लेकर और जब आग पर काबू पा लिया गया तो लोगों की सांस में सांस आई कि अब इस आग को रोक लिया गया है। लेकिन जब अंदर बिल्डिंग में जाकर देखा गया तो 5 डेड बॉडी मिली है। ये 5 लोग जो इस आग की जद में आए वो वहां से वक्त रहते निकल नहीं पाए और उनकी जान चली गई। सीरम इंस्टीट्यूट में ही कोरोना वैक्सीन बनी है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने भी इसे लेकर पुष्टि की। 5 लोगों की मौत की पुष्टि उन्होंने की है। पुणे के मेयर मुरलीधर मोयल ने भी पुष्टि की है। मुरलीधर मोयल का भी यही कहना था, 5 लोगों की मौत। हालांकि इससे पहले 4 लोगों को हमने सुरक्षित बाहर भी निकाला था, निगम लगातार काम कर रहा था। हादसे में इंस्टीट्यूट के ही ये 5 लोग हैं जिनकी मौत हुई है। आग के कारणों की जांच होगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ये बात कही है। तो वहीं सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आधार पूनावाला ने भी संवेदना व्यक्त की है। उनका भी बयान सामने आया, उन्होंने ट्वीट के जरिए भी संवेदना व्यक्त की। जो 5 कर्मचारी सीरम के जिनकी मौत हुई है इस हादसे में, सीईओ आधार पूनावाला ने भी इसे लेकर बयान दिया है। मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। जिस तरह से अचानक ये आग लगती है और 5 लोगों की जान इस हादसे में गई है। इंस्टीट्यूट के ये 5 लोग थे जिनकी मौत हुई है इस हादसे में। हालांकि जांच का विषय है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी कहा है कि जल्द से जल्द इसकी जांच होगी। पहले आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया जाए और ये जांच का विषय कि आखिर ये आग लगी कैसे, किसकी लापरवाही से लगी है। सीरम इंस्टीट्यूट जहां पर कोरोना वैक्सीन बनी है,
राजेश टोपे जो कि स्वास्थ्य मंत्री महाराष्ट्र के, उन्होंने भी इस बात को लेकर पुष्टि की कि 5 लोगों की मौत हुई है। पुणे के मेयर मुरलीधर मोयल ने भी इसे लेकर पुष्टि की है। उन्होंने ये भी कहा कि 4 लोगों को हमने पहले सुरक्षित बाहर निकाल लिया था, लेकिन बाद में जब अंदर जाकर देखा गया तो 5 डेड बॉडी मिली। महाराष्ट्र के सीएम का यही कहना था कि इसे लेकर जांच की जाएगी। घटनास्थल पर 5 लोगों का शव मिला है। जब आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया, बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर ये 5 शव मिले। चीफ फायर ऑफिसर ने भी इस बात की पुष्टि की कि इस बिल्डिंग की 5वें फ्लोर पर ये 5 शव मिले। बढ़ते आगे 10 फरवरी से शुरू होगा विधानसभा का बजट सत्र। राज्य सरकार ने इस संबंध में राजभवन को सूचना भी भिजवाई है। पहले 5 फरवरी से बजट सत्र शुरू करना प्रस्तावित था, लेकिन अब राज्य सरकार 10 फरवरी से बजट सत्र शुरू कर सकती है। हालांकि अभी तक कैबिनेट का प्रस्ताव राजभवन नहीं पहुंचा है, अब तक राजभवन ये प्रस्ताव नहीं पहुंचा, लेकिन 10 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। राज्य सरकार ने इस संबंध में राजभवन को भी सूचना भिजवाई है। पहले 5 फरवरी से बजट सत्र शुरू करना प्रस्तावित था, लेकिन अब राज्य सरकार 10 फरवरी से बजट सत्र शुरू कर सकती है। हालांकि अभी तक कैबिनेट का प्रस्ताव राजभवन नहीं पहुंचा है, इसलिए पूरी तरह से इसमें मुहर नहीं लगी है, लेकिन सरकार ने जरूर ये प्रस्ताव दिया है। विधानसभा का बजट सत्र 10 फरवरी से शुरू होगा। राजभवन को सूचना भिजवा दी गई है राज्य सरकार की तरफ से इस संबंध में कि 10 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र आहूत किया जाए। पहले 5 फरवरी से बजट सत्र शुरू करना प्रस्तावित था, लेकिन अब राज्य सरकार 10 फरवरी से बजट सत्र शुरू कर सकती है। हालांकि अभी तक कैबिनेट का प्रस्ताव राजभवन नहीं पहुंचा है। संवाददाता काशीराम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। काशीराम, 10 फरवरी से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, सरकार की तरफ से कहा गया है, लेकिन अब तक प्रस्ताव नहीं पहुंचा है राजभवन। पूरी जानकारी चाहेंगे आपसे। जी, इस तरह देखिए, बिल्कुल बजट सत्र प्रस्तावित है, क्योंकि अब बजट भी पेश होना है और उसी को लेकर राज्य सरकार की तैयारियां हैं। पिछले दिनों आज से 4 दिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मिले थे राजभवन में, राज्यपाल कलराज मिश्र थे, और उन्होंने भी इस बाबत चर्चा की थी। संभावना पहले ये थी कि 5 फरवरी से बजट सत्र शुरू किया जाएगा, लेकिन अब उसे 10 फरवरी तक के लिए आगे बढ़ाया गया है। और कल इसकी बैठक होनी थी कैबिनेट की इमारत में, लेकिन कल चूंकि बैठक नहीं हो पाई, तो इस वजह से कैबिनेट का जो प्रस्ताव है वो तैयार नहीं हुआ है। अब जब भी कैबिनेट की बैठक होगी, उसके बाद ये प्रस्ताव तैयार करके और राजभवन भेजा जाएगा और उसमें बजट सत्र जो है 10 फरवरी से शुरू किया जाएगा। हालांकि इसमें एक पेच जरूर है कि 21 दिन की जो रहती है कि बजट सत्र शुरू करने से पहले 21 दिन का नोटिस देना जरूरी है, लेकिन चूंकि ये बजट सत्र है और इसमें राज्य सरकार ये उल्लेख करेगी स्पष्ट रूप से कि बजट लाने के लिए सत्र बुलाया जा रहा है, तो ऐसे में 21 दिन की जो बाध्यता रहती है वो नहीं रहेगी और जो सत्र है वो सुचारू हो जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया काशीराम आपका इस पूरी जानकारी के लिए। कांग्रेसी नेता जनार्दन गहलोत की किताब में कई खुलासे हुए हैं। 1998 में सीएम के चयन को लेकर ये खुलासा किया उन्होंने और कहा कि माधवराव सिंधिया आए थे पर्यवेक्षक बनकर। सिंधिया ने एक विधायक की यहाँ पर राय ली थी, लेकिन ये पूरी कवायद थी महज औपचारिकता, क्योंकि दिल्ली दरबार ने पहले से कर लिया था ये तय, अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाना तय था। ऐसे में आलाकमान ने तुरुप चाल चली और गहलोत के नाम का प्रस्ताव करवाया खुद परसराम मदेरणा से। तो 1998 में सीएम के चयन को लेकर खुलासा इस किताब में हुआ है। कांग्रेसी नेता जनार्दन गहलोत की ये किताब, जिसमें कई और भी अहम खुलासे हैं। एक खुलासा ये भी कि 1998 में सीएम के चयन को लेकर किया गया, जिसमें उन्होंने कहा है कि माधवराव सिंधिया पर्यवेक्षक बनकर आए थे। सिंधिया ने एक विधायक की यहाँ पर राय ली थी मुख्यमंत्री को लेकर, लेकिन ये पूरी कवायद महज औपचारिकता थी, क्योंकि दिल्ली दरबार ने पहले से ही तय कर लिया था अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाना तय था। जब अशोक गहलोत तो सीपी जोशी ने की सोनिया से शिकायत, कांग्रेसी नेता जनार्दन गहलोत की किताब में कई खुलासे हुए हैं। जयपुर में पंचायती राज सम्मेलन का उल्लेख जनार्दन ने किया है इस किताब में और लिखा है, इस सम्मेलन में सभी वक्ता बोले थे सरकार के खिलाफ। इस पर अशोक गहलोत और सीपी ने सोनिया से शिकायत कर दी। सोनिया ने कहा सारा माहौल जनार्दन ने बनवाया था। जनार्दन के अनुसार खुद सोनिया ने इस शिकायत के बारे में बताया था। तो ये कांग्रेसी नेता जनार्दन गहलोत की किताब में, जैसा कि हम कह भी रहे, कई खुलासे हुए। उनमें से एक ये भी था जब अशोक गहलोत और सीपी जोशी अब सोनिया से शिकायत करने पहुंचे। जयपुर में पंचायती राज सम्मेलन का उल्लेख किया है जनार्दन ने इस किताब में और लिखा है कि सम्मेलन में सभी वक्ता सरकार के खिलाफ बोले थे और इस पर अशोक गहलोत और सीपी ने सोनिया से शिकायत कर दी थी।
जब एक कमरे में रुके थे राजेश पायलट, रमा और जनार्दन, कांग्रेसी नेता जनार्दन गहलोत की किताब में यह दावा किया गया। 1992 में कांग्रेस के तिरुपति सम्मेलन का उल्लेख किया गया है। जापान दौरा स्थगित करके पायलट के लिए तिरुपति गए थे जनार्दन के अनुसार तब तिरुपति में सुविधाएं सीमित थी। तब राजेश और रमा के साथ एक ही कमरे में रुकना पड़ा था जनार्दन को। हालांकि एक कमरे में रुकने पर हो रहा था थोड़ा संकोच, लेकिन पारिवारिक माहौल में गपशप लड़ाते बीता अच्छा वक्त। वैसे भी राजेश पायलट विनोदी स्वभाव के हमेशा से रहे हैं। 1992 में कांग्रेस के तिरुपति सम्मेलन का भी उल्लेख इस किताब में किया है जनार्दन गहलोत ने। उन्होंने इसमें लिखा है कि जापान दौरा स्थगित करके पायलट के लिए तिरुपति गए थे जनार्दन के अनुसार तब तिरुपति में सुविधाएं बहुत ही ज्यादा सीमित थी। तब राजेश और रमा पायलट के साथ एक ही कमरे में रुकना पड़ा था जनार्दन को। हालांकि एक कमरे में रुकने पर थोड़ा संकोच हुआ था, लेकिन राजेश पायलट जैसा कि उनका स्वभाव है, विरोधी स्वभाव रहा है, काफी अच्छा वक्त इन लोगों ने गुजारा। सुख में सिमरन सब करे, दुख में करे न कोई, बात परिवहन विभाग के एक आला अधिकारी की है। कभी कड़क अफसरों में इनकी गिनती होती थी। ब्रिज और हाड़ौती में पिछले 5-6 साल तक रहा इनका जबरदस्त रुतबा। परिवहन माफिया कभी साहब से कांपते थे थर-थर, लिहाजा साहब की हर बात की गूंज ट्रांसपोर्टर्स में दूर तक जाती थी। लेकिन पिछले 6 महीने से साहब जूझ रहे गंभीर बीमारी से। अब ट्रांसपोर्टर तो दूर, विभागीय साथी अफसर भी उनके हाल नहीं पूछते हैं। तो बात परिवहन विभाग के एक आला अधिकारी की हम कर रहे हैं। कभी कड़क अफसरों में इनकी गिनती होती थी। ब्रिज और हाड़ौती में तो पिछले 5-6 साल तक इनका जबरदस्त रुतबा रहा है। परिवहन माफिया कभी साहब से कांपते थे थर-थर, लिहाजा साहब की हर बात की गूंज ट्रांसपोर्टर्स में दूर तलक जाती थी। कभी हॉट रही सीट पर, अब जलने का डर। जी हां, जयपुर आरटीओ में बाबुओं के बाद अब होगा निरीक्षकों का रोस्टर। ऐसे में अलग अलग सोर्स से जुगाड़ भिड़ा रहे हैं निरीक्षक। हालांकि नए आरटीओ साहब चाहते हैं पूरी तरह पारदर्शिता। निरीक्षकों में अब से पहले रहती थी जगतपुरा में लगने की होड़। लाइसेंस के निरीक्षकों की 4 सीट मानी जाती थी सबसे हॉट, लेकिन अगले महीने से निजी कंपनी के जरिए ड्राइविंग ट्रायल हो सकता है और माना जा रहा है निरीक्षक नहीं, निजी कंपनी मलाई खाएगी। लिहाजा निरीक्षक अब लगा रहे केवल एक ही जुगाड़, और वो ये कि जगतपुरा छोड़कर कहीं भी लगा देना साहब। यानी अब जगतपुरा कोई भी जाना नहीं चाहता है और वजह भी इसकी साफ है। जयपुर आरटीओ में बाबुओं के बाद अब निरीक्षकों का भी रोस्टर लगना है और ऐसे में अलग अलग सोर्स से जुगाड़ भिड़ा रहे हैं ये सभी निरीक्षक। हालांकि नए आरटीओ साहब जरूर चाहते हैं कि पूरी तरह से इसमें पारदर्शिता हो। निरीक्षकों में अब से पहले जगतपुरा में लगने की होड़ रहती थी, लेकिन अब वो चाहते कि जगतपुरा के अलावा कहीं भी भेज दीजिए, लेकिन जगतपुरा नहीं जाना चाहते। चलिए, अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद चलिए बढ़ते आगे। नाइट स्काई टूरिज्म की लॉन्चिंग की जा रही है। सचिवालय के लॉन में यह कार्यक्रम हो रहा है। ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला मुख्य अतिथि होंगे इस कार्यक्रम के। सीएस निरंजन आर्य गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे। वही विज्ञान प्रौद्योगिकी और कला संस्कृति विभाग का ये अहम कार्यक्रम है। नाइट स्काई टूरिज्म की लॉन्चिंग का ये कार्यक्रम है। सचिवालय के लॉन में ये कार्यक्रम हो रहा है। ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला मुख्य अतिथि होंगे। वही सीएस निरंजन आर्य गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे। विज्ञान प्रौद्योगिकी और कला संस्कृति विभाग का ये अहम कार्यक्रम है। कार्यक्रम की ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। नाइट स्काई टूरिज्म की लॉन्चिंग यहां पर की जा रही है। सीधी तस्वीरें कार्यक्रम की। सचिवालय के लॉन में इस वक्त ये कार्यक्रम हो रहा है। ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला मुख्य अतिथि है इस कार्यक्रम के। सीएस निरंजन आर्य गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे। विज्ञान प्रौद्योगिकी और कला संस्कृति विभाग का ये कार्यक्रम है। तस्वीर आप देख रहे हैं। सीएस निरंजन आर्य मौजूद है यहाँ पर। सचिवालय में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है सचिवालय के लॉन से। ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला हैं, तो वहीं सीएस निरंजन आर्य गेस्ट ऑफ ऑनर है। सीएस निरंजन आर्य जिन्हें आप तस्वीरों में देख ही रहे हैं, सीधी तस्वीरें ये कार्यक्रम की। विज्ञान प्रौद्योगिकी और कला संस्कृति विभाग का ये अहम कार्यक्रम नाइट स्काई टूरिज्म की लॉन्चिंग। सीधी तस्वीरें सचिवालय के लॉन में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएस निरंजन आर्य मौजूद हैं इन तस्वीरों में, जो कि इस कार्यक्रम के गेस्ट ऑफ ऑनर हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी और कला संस्कृति विभाग का ये अहम कार्यक्रम। टूरिज्म के क्षेत्र में एक और नई शुरुआत यहां पर की जा रही। नाइट स्काई टूरिज्म की लॉन्चिंग की जा रही है। सचिवालय के लॉन में इस वक्त ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है।
कार्यक्रम की सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें सीएस निरंजन आर्य तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जो इससे लेकर जानकारी ले भी रहे हैं। गेस्ट ऑफ ऑनर है इस कार्यक्रम के। तो वहीं मुख्य अतिथि ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला है। विज्ञान प्रौद्योगिकी और कला संस्कृति विभाग का ये अहम कार्यक्रम। इसमें चंद्रमा के अलग अलग कोण से दर्शन किए जाएंगे। प्रमुख सचिव राजेश यादव, सचिव नीरज के पवन भी इस कार्यक्रम में मौजूद है। टेलीस्कोप से नजारा देखा जा रहा है। नाइट स्काई टूरिज्म का आईएएस मुग्धा सिन्हा सहित कई गणमान्य भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। नाइट स्काई टूरिज्म की लॉन्चिंग का एक कार्यक्रम सचिवालय के लॉन में इस वक्त ये कार्यक्रम हो रहा है। ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला मुख्य अतिथि हैं। तस्वीरों में साफ नजर आ रहे हैं सीएस निरंजन आर्य। विज्ञान प्रौद्योगिकी और कला संस्कृति विभाग का ये अहम कार्यक्रम। और संवाददाता डॉक्टर ऋतुराज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋतुराज, इस कार्यक्रम को लेकर पूरी जानकारी चाहेंगे और क्या ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला भी पहुंच चुके हैं इस कार्यक्रम में? देखिए, ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला कुछ ही क्षणों में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। इससे पहले निरंजन आर्य ने ये पूरा टेलीस्कोप पर देखा है नज़ारा, और जैसे नज़ारा देखने के साथ वे रोमांचित एक डिटेल जानकारी इसके बारे में ली है कि किस तरह से ये चंद्रमा के कोण जो अलग अलग टेलीस्कोप के हिसाब से दिखते हैं, और किस तरह से जो आगे चलकर जो प्लान है नाइट टूरिज्म से जोड़ने का, उसको लेकर पूरे ब्रीफिंग यहाँ पर मुग्धा सिन्हा है उन्होंने दी है। और ब्रीफिंग देने के साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि इसको स्कूलों और कॉलेजों में लेकर जाएंगे और इसको बहुत व्यापक रूप में इसमें काम किया जाएगा। बिल्कुल, इस पे व्यापक रूप से काम किया जाएगा। तो कार्यक्रम में और क्या हो रहा है, क्योंकि अभी टेलीस्कोप से नजारा भी देख रहे थे सीएस निरंजन आर्य भी, अब आगे ये कार्यक्रम किस तरह से बढ़ेगा? देखिए, अभी कल्ला जो मुख्यमंत्री हैं उनका इंतजार किया जा रहा है। इंतजार के इन क्षणों में ये कुछ अन्य बातों को लेकर विचार विमर्श कर रहे हैं। जो यहाँ पर आईएएस अधिकारी जुटे हैं, पीडब्ल्यूडी प्रमुख सचिव राजेश यादव के साथ यहाँ पर चर्चा हो रही है। नीरज के पवन के साथ चर्चा हो रही है। नीरज के पवन ने उन्हें अभी हाल ही में ब्रीफिंग दी है कि किस तरह से स्काइप ऐप के जरिए भी ये नज़ारा अलग तरीके से दिख सकता है। तो यहाँ पर निदेशक हैं जो ऑब्जर्व यहाँ पर जो बिरला प्लेनेटोरियम के, उन्होंने संदीप भट्टाचार्य ने उन्होंने बताया है आज का जो नजारा होगा। बिल्कुल ऋतुराज, आप कार्यक्रम पर नजर बनाकर रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री आवास पर अहम बैठक शुरू हो चुकी है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को लेकर फैसला होगा। नेता प्रतिपक्ष गुलाब सिंह कटारिया और सीएम गहलोत में चर्चा चल रही है। स्पीकर सीपी जोशी अपने आवास से वीसी के माध्यम से जुड़े हैं। तो अहम बैठक है जो इस वक्त मुख्यमंत्री आवास पर जारी है। बैठक ये शुरू हो चुकी है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को लेकर इस बैठक में फैसला होगा। नेता प्रतिपक्ष गुलाब सिंह कटारिया और सीएम गहलोत में चर्चा चल रही, इसे लेकर स्पीकर सीपी जोशी अपने आवास से वीसी के माध्यम से जुड़े हैं। तो बेहद अहम बैठक, इंतजार था इस बैठक का। मुख्यमंत्री आवास पर यह अहम बैठक शुरू हो चुकी है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को लेकर फैसला इस बैठक में होगा। नेता प्रतिपक्ष गुलाब सिंह कटारिया और सीएम अशोक गहलोत चर्चा कर रहे हैं और स्पीकर सीपी जोशी अपने आवास से वीसी के माध्यम से इस बैठक में जुड़े हैं। संवाददाता नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को लेकर ही चर्चा हो रही है। इस बैठक में पूरी जानकारी चाहेंगे और क्या कुछ जानकारी मिल सके? बिल्कुल, देखिए, पिछले काफी समय से जो अध्यक्ष का पद है वो खाली है, और जो अभी अगर हम बात करें तो जो वरिष्ठ सदस्य हैं आयोग के, उन पूर्व जो जस्टिस महेश्वर शर्मा वो कार्यवाहक अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में अध्यक्ष पद को लेके और कुछ सदस्यों को लेके भी अब जो है फैसला हो सकता है। और चूंकि एक जो ये सब तय करता है उसके प्रोटोकॉल के तहत मुख्यमंत्री उस बैठक में शामिल होते हैं। नेता प्रतिपक्ष और जो विधानसभा अध्यक्ष है उनके बीच में राय ली जाती है। ये तीन ही मिलकर फैसला करते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग को लेके, उनके अध्यक्ष को लेके या उनके सदस्यों को लेके। तो ये अहम बैठक हो रही है जिसमें नेता प्रतिपक्ष गुलाब सिंह कटारिया है वो तो मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं, वहीं पे उनकी मीटिंग हो रही है। और तीसरे जो इस कमेटी के मेंबर कह सकते हैं
तो विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी वो अपने आवास से वीसी के माध्यम से जुड़े हुए हैं। यानी इन तीनों नेताओं के बीच में चर्चा होगी और जो भी अध्यक्ष बनते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग के वो हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं। तो विभिन्न नामों पर चर्चा हो रही है और उसके बाद इनकी जो सहमति बन के और एक जो नाम है वो राजभवन भेजा जाएगा और उसके बाद वहाँ पे आधिकारिक रूप से नोटिफिकेशन जारी करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया नरेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए, इसी के साथ न्यूज ब्लास्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।